एक डॉक्टर का काम क्या होता है? अपने पेशेंट का इलाज करना, उसकी बीमारी दूर करना। लेकिन पिछले दिनों देश में जितने भी आतंकी डॉक्टर पकड़े गए, जानते हैं उनका काम क्या था? आतंकी हमले की प्लानिंग के साथ साथ अपने मरीजों को आतंकवादी बनाना, ये उनका काम था। फरीदाबाद की जिस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर धमाके में शामिल हैं, वो अपने मरीजों में आतंकवाद का वायरस ढूंढते थे और उसे एक्टिवेट करते थे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार डॉक्टर आतंकियों के पेशेंट प्लान पर आपको एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा मैं दिखाने जा रहा हूं, देखिए। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, तीन आतंकी डॉक्टर्स की ये तिकड़ी सफेद कोट की आड़ में आतंकी साजिशों का ताना बाना बुन रही थी। ये खुलासा तो हो चुका है, लेकिन इनकी साजिश का एक सिरा उन मरीजों से जुड़ा रहा है जिनका ये इलाज करते थे। आतंकी डॉक्टर्स पर विस्फोटक खुलासा, दहशतगर्दी का पेशेंट प्लान एक्सपोज्ड। जी हां, दिल्ली ब्लास्ट केस में पेशेंट मॉड्यूल सामने आ रहा है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, लेडी डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर मरीजों की मदद के बहाने ऐसे शिकार ढूंढते थे जिनका वो अपने आतंकी मिशन में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके। दिल्ली ब्लास्ट मामले में डॉक्टर और मौलवी मॉड्यूल के बाद अब पेशेंट मॉड्यूल का भी नाम सामने आ रहा है। इसमें डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आयशा ऐसे मरीजों की तलाश करते थे जो आर्थिक रूप से पूरी तरीके से कमज़ोर होते थे, जिसके बाद ये लोग उनका इलाज करने के लिए उनके घरों तक पहुंचते थे और उनकी पूरी आर्थिक कुंडली खंगाल लेते थे, जिसके बाद उन्हें पैसे देकर अपने एहसान के तले दबा दिया जाता था। हम आपको ऐसे ही एक मरीज के बारे में बताएंगे जिसका इस्तेमाल आतंकी डॉक्टर उमर ने दिल्ली ब्लास्ट में किया। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि ये पेशेंट मॉड्यूल है क्या। इस मॉड्यूल के तहत सबसे पहले आर्थिक रूप से कमजोर मरीज का चुनाव होता है। इलाज के बहाने आतंकी डॉक्टर मरीज से घुल मिल जाते हैं, मरीज की देखभाल के बहाने उसके घर तक पहुंच बनाते हैं, मरीज की आर्थिक स्थिति को जांचते और परखते हैं, मरीज के परिजनों को आर्थिक मदद पहुंचाते हैं, मदद के बदले मरीज के परिवार का इस्तेमाल करते हैं और मरीजों के परिजनों को रेडिकलाइज कर आतंकी तक बनाते हैं। यह है आतंक के व्हाइट कॉलर नेटवर्क को लेकर हुआ सबसे सनसनीखेज खुलासा, आतंक के बदलते पैटर्न का सबसे हैरतअंगेज सच। यानी आतंकी मिशन में ऐसे लोगों का इस्तेमाल जिनका कोई आतंकी कनेक्शन नहीं, कोई आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, जिन पर किसी को रत्ती भर भी शक न हो। जो नई स्ट्रेटेजी अभी आईएसआई ने अख्तियार की है वो ये है कि आप जो है लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट मत कीजिए और उन लोगों को जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको आप रिक्रूट कीजिए। इसमें ये देखने को आया है कि अगर आपके पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो ऐसे लोगों को ढूंढने में पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको दिल्ली ब्लास्ट करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर के ऐसे ही एक मददगार के बारे में बताते हैं जिसका उसने अपने मिशन में इस्तेमाल किया। इस मदद का नाम है बाशिद, जो कि फरीदाबाद के धौज गांव का रहने वाला है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने बाशिद के पैरालाइज हो चुके पिता का इलाज किया था। डॉक्टर मुजम्मिल इलाज के दौरान बाशिद और उसके परिवार से घुल मिल गया। डॉक्टर मुजम्मिल ने बाशिद के घर पहुंचकर उसकी आर्थिक हालात को जांचा परखा। डॉक्टर मुजम्मिल ने बाशिद को डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर से मिलवाया। बाशिद को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्लर्क की नौकरी दिलवाई। बाशिद को रेडिकलाइज कर उससे अपने आतंकी मिशन का हिस्सा बनाया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच के दौरान फरीदाबाद के खंदावली गांव से मिली ये लाल कार आपको याद होगी। ये डॉक्टर उमर की वही कार है जिससे विस्फोटक और दूसरे आतंकी सामान एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे। डॉक्टर उमर के लिए ये काम बाशिद ही करता था। कई बार तो उमर खुद बाशिद के साथ गया, लेकिन ज्यादातर बाशिद कार से सामान अकेले ही लेकर जाता था। एफएसएल जांच में इस लाल कार में विस्फोटक ढोए जाने के सबूत भी मिले हैं। आतंकी डॉक्टर्स की टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आए मरीजों में से ऐसे लोगों को ही चुनती थी जो कम पढ़े लिखे हों और जिनकी माली हालत ठीक ना हो। ये लोग इलाज और आर्थिक मदद देकर धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश करते, फिर उनसे अपना काम निकालने के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल करते।
बाशित आतंकी डॉक्टर्स की तिकड़ी के पेशेंट मॉड्यूल का एक ऐसा ही महरा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी वाला बुलडोजर, आतंकियों की लैब बन चुकी फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर चल सकता है, क्योंकि आरोप है कि आतंकी डॉक्टर्स के इस शरणगाह वाली यूनिवर्सिटी की बुनियाद अतिक्रमण वाली जमीन पर तैयार की गई। इसलिए उमर, मुजम्मिल, शाहीन जिस यूनिवर्सिटी में विस्फोटक के जरिए आतंकी प्लान बना रहे थे, उसका बुलडोजर वाला इलाज मुमकिन है। खुलासा आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर भी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को अंदेशा है कि कार ब्लास्ट करने वाला आतंकी डॉक्टर शू बॉम्बर है, क्योंकि धमाके वाली कार की ड्राइविंग सीट के नीचे जो जूता मिला है उसमें मेटल जैसी चीज मिली है। ऐसे ही टूटेगी आतंकी नर्सरी। बुलडोजर का हर पंजा आतंकी फैक्ट्री की ईंट से ईंट उखाड़ेगा। योगी वाला बुलडोजर अल-फलाह रहा है। जिस यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने दिल्ली को दहलाया, अब उस यूनिवर्सिटी के इलाज की बारी हो सकता है बहुत जल्द फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बुलडोजर की एंट्री हो जाए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी न सिर्फ आतंकियों की नर्सरी बन गई, बल्कि उसकी नींव ही अवैध काम से तैयार की गई है। खुलासा हुआ है यूनिवर्सिटी ने जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी की और गांव के रास्तों पर कब्जा कर लिया। इसके गैर कानूनी निर्माण पर अब हरियाणा की सैनी सरकार बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर रही है। एक तरफ अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर विदेशी फंडिंग का आरोप लग रहा है, तो दूसरी तरफ अब ज़मीन में अधिग्रहण की गड़बड़ी का आरोप लग रहा है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी इशारा हो रहा है कि जो इमारतें बनाई गई हैं वो नक्शे के अनुरूप नहीं हैं। यानी कि यूँ कहें कि आने वाले दिनों में यहाँ बुलडोजर की दस्तक हो सकती है। कार में विस्फोटक, आतंकी के हाथ में स्टीयरिंग और अचानक से जोरदार धमाका। लाल किले के पास कार ब्लास्ट में आतंकी डॉक्टर उमर ने ब्लास्ट का कमांड हाथ से नहीं बल्कि अपने जूते से दिया था। जैश का आतंकी उमर एक शू बॉम्बर था, इस बात का शक गहराता जा रहा है। शू बॉम्बर वाली थ्योरी इसलिए सामने आ रही है क्योंकि जिस I-20 कार को धमाके से उड़ाया गया, उसकी ड्राइविंग सीट से एक जूता मिला है। जूते में मिले मेटल ने उमर के शू बॉम्बर होने का एंगल दिया है। जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं और इसी के साथ जो I-20 कार है उसमें कई अहम सबूत जो हैं जांच एजेंसियों को मिले हैं, जिसमें कि सबसे अहम ये हो जाता है कि उस कार से जो कि ड्राइविंग सीट है उसके ठीक नीचे से एक शूज मिला है जिसमें मेटल नुमा सब्सटेंस लगा हुआ है और इसी के साथ TATP यानी कि शक्तिशाली विस्फोटक होने के भी सबूत जो हैं वो जांच एजेंसियों को मिले हैं। ब्लास्ट साइट से मिले टायर और जूते की जांच के दौरान उसमें TATP विस्फोटक के अंश मिले। एजेंसियों को शक है कि जैश की कमांडर मैडम सर्जन और उसके डॉक्टर मॉड्यूल ने धमाके के लिए पहले से ही भारी मात्रा में TATP जमा कर रखा था। इसी TATP को अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर विस्फोटक बनाया गया, जो कि ब्लास्ट वाली कार के पीछे की सीट के नीचे रखा गया था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसमें सब बातें निकल कर के सामने आ रही हैं कि अमोनिया नाइट्रेट का भी इस्तेमाल किया गया था और इसी के साथ TATP यानी कि शक्तिशाली विस्फोटक जो है उसका इस्तेमाल किया गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर आतंकी उमर जो है एक फिदाइन था और इसी के साथ जो उसकी कार से शूज मिला है वो भी एक शू बॉम्बर के लिए इस्तेमाल किया गया था। TATP यानी ट्राई एसीटोन ट्राई परऑक्साइड एक ऐसा शक्तिशाली विस्फोटक है जो छोटे झटके या गर्मी से भी फट सकता है। आतंकवादी इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसे बनाना सस्ता और आसान है, जबकि इसका पता लगाना मुश्किल है। सूत्रों का दावा है जिस तरह 2001 में अमेरिकी एयरलाइंस के फ्लाइट में एक शू बॉम्बर ने TATP से धमाका करने की नाकाम कोशिश की थी, उसी तर्ज पर डॉक्टर उमर ने भी जूते को धमाके का हथियार बना लिया था। देश या दुनिया में पहले जितने भी धमाके हुए हैं उनमें से ज्यादातर धमाके टाइमर के जरिए किए गए या फिर आसपास छिपे आतंकियों ने रिमोट के जरिए इन धमाकों को किया। स्किटी बम के जरिए भी धमाके किए गए, तो कभी आत्मघाती बनकर ब्लास्ट किया गया या फिर विस्फोटकों से भरी गाड़ी कहीं टकरा दी गई। लेकिन अगर वाकई उमर शू बॉम्बर बन गया था तो ये काफी खतरनाक है। अब जांच एजेंसियों के सामने ये पता लगाने की चुनौती है कि देश में कितने शू बॉम्बर घूम रहे हैं। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली।
लश्कर तैयबा की महिला विंग ने डॉक्टर सर्जन को भारत का कमांडर बनाया था। यह डॉक्टर सर्जन कोई और नहीं बल्कि लखनऊ की डॉक्टर शाहीन सईद है, जिसने फरीदाबाद से लेकर लखनऊ और कुलगाम से लेकर कानपुर तक अपना अलग वुल्फ पैक बना रखा था। यह आतंकी भेड़िए रात में एक खास वक्त पर एक्टिव होते थे और आतंकी हमले की प्लानिंग करते थे। शाहीन के वुल्फ पैक का खुलासा उसके मोबाइल में मिले ग्रुप चैट से हुआ है। रात के 11 बजते ही शहरों की चमचमाती सड़कें खामोश हो जाती हैं। ये वो वक्त है जिसे दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसीज वुल्फ आवर कह रही हैं, क्योंकि इसी समय आतंकी भेड़िए फरीदाबाद से लेकर लखनऊ और कुलगाम से लेकर कानपुर तक एक्टिव हो जाते थे। दिल्ली धमाके में शामिल भेड़ियों का लीडर कोई अल्फा मेल नहीं बल्कि अल्फा लेडी थी, जिसका नाम है शाहीन शायद। दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसीज आतंक की हर परत को उधेड़ रही हैं, जिससे कई राज सामने आ रहे हैं। इन्हीं में से एक है शाहीन का वुल्फ आवर। जांच एजेंसीज ने खुलासा किया है कि पकड़े गए सभी आतंकी एक खास ग्रुप से जुड़े थे, जिसका नाम था वुल्फ पैक, और इस ग्रुप की एडमिन लश्कर के इंडिया कमांडर शाहीन शाहिद थी। वुल्फ पैक नाम के इस ग्रुप में शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज, डॉक्टर आरिफ और कुछ और लोग भी जुड़े हुए थे, जो शाहीन के हाउल लिखने के बाद ग्रुप में एक्टिव हो जाते थे। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए आरोपी शाहीन, परवेज और अन्य आरोपी वुल्फ आवर में ही सक्रिय रहते थे। जांच एजेंसियों के अनुसार वुल्फ आवर यानी रात 11 बजे से 2 बजे तक ही ये तमाम आरोपी एक साथ आपस में संपर्क साधते थे और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बनाते थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वुल्फ पैक ग्रुप में कोई भी अपने असली नाम से नहीं पहचाना जाता था। इस ग्रुप में आरिफ का नाम स्पाइरो था। ग्रिफिथ और कॉर्नेलियस जैसे नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें परवेज का बदला हुआ नाम माना जा रहा है। वही ग्रुप एडमिन शाहीन को ग्रुप में मैडम सर्जन कहा जाता था। जांच एजेंसीज ने जब वुल्फ आवर और वुल्फ पैक के कनेक्शन को डिकोड किया था तो उसमें से एक घातक आतंकी साजिश सामने आई। दरअसल रात के अंधेरे में ये आतंकी भेड़िए लोन वुल्फ अटैक की प्लानिंग करते थे। ग्रुप लीडर होने के नाते शाहीन ही लोन वुल्फ अटैक की बारीकियां सभी को समझाती। जांच में खुलासा हुआ है कि परवेज की तरफ से कई बार लोन वुल्फ अटैक की जानकारी मांगी गई और छापेमारी के दौरान परवेज के घर से चाकू भी बरामद हुआ, जो उसकी जिहादी नीयत का सबूत है। मैडम सर्जन ग्रुप की अल्फा थी। वो ग्रुप में लगातार वुल्फ पैटर्न पर अटैक करने की योजना बनाती थी। इसके अलावा परवेज ने लोन वुल्फ अटैक को लेकर भी जानकारी ग्रुप पर साझा की थी। परवेज के घर से मौके पर जांच एजेंसियों को चापड़ भी मिला था। कानपुर से पकड़ा गया डॉक्टर आरिफ भी इस आतंकी वुल्फ पैक की अहम कड़ी है। अब तक की जांच में सामने आया है कि आरिफ ने दिल्ली हमले से 2 दिन पहले ही उमर से संपर्क किया था। डॉक्टर आरिफ ने आतंकी उमर के साथ ही MBBS की पढ़ाई की थी और जब उसे लखनऊ PGI में पोस्टिंग मिल रही थी तो उसने वहां न जाकर SDVM कानपुर में पोस्टिंग ली। डॉक्टर आरिफ को पहले PGI लखनऊ मिलता है, इसके बाद में ये वो कॉलेज छोड़कर कानपुर के कार्डियोलॉजी को सुनते हैं। वहीं बात करें तो डॉक्टर यासिर यानी कानपुर कार्डियोलॉजी में उनको एडमिशन मिला था, जहां से वो छोड़कर अलीगढ़ चले गए। इन बिंदुओं पे भी अब जांच चल रही है कि आखिरकार में एडमिशन के समय ये परिवर्तन क्यों किया गया। आरिफ का वुल्फ पैक ग्रुप में होना, हमले से 2 दिन पहले उमर से बात करना, ये बता रहा है कि उमर लोन वुल्फ अटैक के लिए तैयार था और उसने अकेले ही लाल किले के सामने धमाका करके कई जाने ले ली। शाहीन का वुल्फ पैक जांच एजेंसीज के रडार पर है। परवेज और आरिफ तो पकड़े गए, लेकिन अब तलाश है शाहीन की। अरोरा और लूना दोनों ही मादा भेड़ियों के नाम हैं। ऐसे में शक है कि आरिफ ने कुछ महिलाओं को ब्रेन वॉश के बाद इस ग्रुप में जोड़ा था, जो वुल्फ आवर में ही एक्टिव होती थी। फिलहाल शाहीन का वुल्फ पैक टूट गया है, लेकिन कई जिहादी भेड़िए अभी भी अपनी मांद से बाहर नहीं आए हैं, जिनकी तलाश में NIA और ATS छापेमारी कर रही है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मैं सुइसाइड बॉम्बर नहीं बनूंगा, यह बात दिल्ली को ब्लास्ट से दहलाने वाला आत्मघाती डॉक्टर उमर को कश्मीर की एक स्टूडेंट जसीर बिलाल ने कही थी।
पर उसे अब एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। यह एक्शन इसलिए लिया गया है क्योंकि भले ही जसीर ने आत्मघाती बनने से इनकार कर दिया था, फिदाइन बनने से इनकार कर दिया था, पर वो आतंकी मॉड्यूल का अहम किरदार है। उसे बखूबी पता था कि डॉक्टर्स के आतंकी मॉड्यूल का धमाकों का बड़ा प्लान है और इसमें कौन कौन शामिल है। यह बात अलग है कि उसने मानव बम बनने से इनकार कर दिया, यह कहकर कि इस्लाम में खुदकुशी पाप है। लाल किले के सामने रेड लाइट पर कार से जोरदार धमाका। जिस धमाके में 13 लोगों की जान चली गई, उसको लेकर 7 दिन बाद विस्फोटक खुलासा हुआ है। डॉक्टर उमर को फिदाइन इसलिए बनना पड़ा क्योंकि उसका मानव बम तैयार करने वाला प्लान नाकाम हो गया था। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर उमर के टेरर मॉड्यूल में शामिल आतंकी डॉक्टरों ने ही किया है। एक साल से आतंकी डॉक्टर उमर आत्मघाती हमला करने के लिए फिदाइन तलाश रहा था। इसके लिए आतंकी उमर कुलगाम की एक मस्जिद में गया था, जहां उसकी मुलाकात जसीर बिलाल उर्फ दानिश से हुई थी। काजीगुंड का निवासी जसीर इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। जसीर के मुताबिक उमर ने कई महीनों तक सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, लेकिन जसीर बिलाल ने डॉक्टर उमर की प्लानिंग ये कहते हुए नाकाम कर दी कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है। बिलाल ने मानव बम बनने से साफ इनकार कर दिया। दानिशवानी उसको अल फलाह यूनिवर्सिटी 1.5 महीने के लिए यहाँ से लिया जाता है और वहाँ डॉक्टर उमर नबी जो मेन अक्यूज्ड एनआईए ने बताया है, जिसने कार बम ब्लास्ट किया है, जो आत्मघाती हमला जिसने अंजाम दिया है, वो उसे 1.5 महीने तक रेडिकलाइज करता है और उसे इस बात के लिए तैयार करता है कि वो आत्मघाती हमला जब उन्हें ज़रूरत हो अंजाम दे। लेकिन 2025 में जब आत्मघाती हमला करने की बात आती है, जब वो वक्त आता है, तो उस वक्त जो रिपोर्ट्स बता रही हैं कि जासिर बिलाल वानी ने बैकआउट कर दिया। डॉक्टरों का आतंकी मॉड्यूल बाबरी विध्वंस का बदला लेना चाहता था। 6 दिसंबर के आसपास फिदाइन हमले की प्लानिंग भी तैयार कर ली गई थी, लेकिन सहारनपुर से डॉक्टर आदिल और फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल के साथ सर्जन मैडम डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी से पूरा मॉड्यूल ही बेनकाब हो गया। जल्दबाजी में आतंकी उमर को खुद वो काम करना पड़ा जो वो जसीर बिलाल से करवाना चाहता था। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल वो भी उनके संपर्क में थे। वो चाहते थे कि अब जो जासिर है वो एक OGW की तरह काम करे, लेकिन डॉक्टर उमर नबी उसे लगातार आत्मघाती हमला करने के लिए प्रोवोक कर रहा था। जब आखिरी मोमेंट पे ऐसा नहीं हो पाया तो फिर जो रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर उमर नबी ने खुद आत्मघाती हमला जो है अंजाम दिया है। जसीर बिलाल के किए गए खुलासे से जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। डॉक्टर उमर ने और किन किन लोगों को मानव बम बनने के लिए ब्रेन वॉश करने की कोशिश की थी, अब ये पता लगाया जा रहा है। जसीर का ये खुलासा इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि अब आतंकी ग्रुप नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्हें जसीर बिलाल जैसे ऐसे युवाओं की तलाश है जिनका कोई आपराधिक या टेररिस्ट रिकॉर्ड न रहा हो, ताकि काम हो जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियां कभी ये पता न लगा पाएं कि किस मानव बम ने धमाका किया। जो नई स्ट्रेटजी अभी ISA ने अख्तियार की है वो ये है कि आप जो है लार्ज स्केल रिक्रूटमेंट मत कीजिए और उन लोगों को जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, सोसाइटी में जिनका सम्मान है, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मैडम सर्जन का आतंकी मॉड्यूल एक साथ हिंदुओं के धार्मिक स्थल और मिलिट्री ठिकानों पर फिदाइन हमले की तैयारी कर रहा था, जिसकी प्लानिंग और तैयारी दूसरे स्टेज तक पहुंच चुकी थी। सूत्रों के मुताबिक तीसरे स्टेज में विस्फोटक से टाइमर और शक्तिशाली IED बनाए जाने थे और चौथे स्टेज में देश के 4 जोन में सीरियल ब्लास्ट और फिदाइन हमले का प्लान था, जिसके लिए आतंकियों को 2-2 ग्रुप में भेजने की योजना बनाई गई थी। पूरी साजिश की कमान मैडम सर्जन डॉक्टर शाहीन के पास थी और उसका टेरर मॉड्यूल
लगातार उन लोगों की तलाश कर रहा था जिसको आसानी से ब्रेन वॉश करके मानव बम बनाया जा सके। जसीर ने भले ही मानव बम बनने से इनकार कर दिया हो, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि जो दहशतगर्द छिपे हुए हैं, मुमकिन है उनमें से कई ने उमर की तरह सुसाइड बम बनने की तैयारी कर रखी हो। खालिद हुसैन के साथ जी मीडिया, श्रीनगर। डॉक्टर शाहीन सईद आतंक के फरीदाबाद मॉड्यूल की मुख्य सरगना बनकर सामने आई है। आतंकी हमले के लिए लोगों को जुटाने से लेकर भारत में महिला आतंकी तैयार करने तक की पूरी जिम्मेदारी इसी शाहीन सईद के कंधे पर थी। यही वजह है कि शाहीन से लगातार पूछताछ जारी है। इस पूछताछ के दौरान खुफिया एजेंसियों को मैडम एक्स और मैडम जेड की जानकारी भी हाथ लगी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये दोनों मिस्ट्री विमेन कौन हैं? कौन है आतंकियों की मैडम एक्स? कौन है आतंकियों की मैडम जेड? लाल किले के सामने हुए कार धमाके ने न सिर्फ मासूमों की जान ली, बल्कि एक ऐसी साजिश की परतें उधेड़ दी जो सालों से कट्टरपंथियों को कचोट रही थी। यह कोई साधारण धमाका नहीं था, यह था D6 मिशन का पहला कदम, यानी बाबरी ढांचे के बदले की साजिश। और इस साजिश के केंद्र में खड़ी हैं 3 महिलाएं। शाहीन सईद, जिसे फरीदाबाद मॉड्यूल के आतंकी मैडम सर्जन कहते थे, मैडम एक्स और मैडम जेड। एक्स और जेड ये नाम चैट ग्रुप में छिपे कोड हैं, लेकिन इनकी सच्चाई उतनी ही खतरनाक है जितने खतरनाक हैं डॉक्टर शाहीन सईद के मंसूबे। यूपी ATS हो या NIA, दोनों ही शाहीन की सीक्रेट दोस्तों की तलाश में जुटी हैं। शाहीन के साथ 2 और भी महिलाएं थीं जिनको शाहीन मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से बकायदा मैसेज करती थी। आखिरकार ये 2 महिलाएं कौन थी और इनका शाहीन से क्या कनेक्शन था, इन सब के बारे में जांच एजेंसियां पता कर रही हैं। फरीदाबाद से गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन के फोन से मिले मैसेज ने आतंक के नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया है। 2 नंबर जिन्हें उसने मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से सेव किया था, न कोई तस्वीर और न ही कोई नाम, लेकिन इनके बीच हुई बातचीत बता रही है कि शाहीन ने जैश के आदेश पर लेडी आतंकी ब्रिगेड तैयार करना शुरू कर दिया था। इसी साल जुलाई में मैडम एक्स ने लिखा कि मैडम जेड को जल्द ही सबसे मिलवाऊंगी। मैडम एक्स का ये मैसेज 2 सवाल खड़े कर रहा है कि क्या ये एक मीटिंग का संकेत था या किसी नए रिक्रूटमेंट की जानकारी। इसी ग्रुप में मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन का भी एक मैसेज मिला है, जिसमें शाहीन ने कहा कि मैडम एक्स, आपने जो मेडिसिन मंगवाई थी वो इस हफ्ते पहुंच जाएगी, जिसका जवाब आया कि ऑपरेशन के लिए दवाई कम नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ मेडिसिन का मतलब दवाइयाँ नहीं बल्कि विस्फोटक से है और ऑपरेशन का मतलब आतंकी हमले से है। सूत्रों की माने तो चैट में जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है वो जैश मोहम्मद के हैंडलर्स के बातचीत के पैटर्न की ओर इशारा कर रहा है। इसी ग्रुप में मैडम जेड का भी एक मैसेज आया था, जिसमें कहा गया था, मैडम सर्जन, आप हमदर्द ऑपरेशन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन हमदर्द को डिकोड कर लिया है, जिसका मतलब है कि भारत में महिला आतंकी फौज बनाने का प्लान, जिसकी जिम्मेदारी डॉक्टर शाहीन को मसूद अजहर की बहन सहीदा अजहर ने सौंपा था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या मैडम एक्स और मैडम जेड भारत में ही मौजूद हैं, या ये दोनों आतंकिस्तान में रहकर भारत विरोधी साजिश को मैडम सर्जन के जरिए आगे बढ़ा रही थी। सूत्रों की माने तो हवाला के जरिए पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश मोहम्मद ने 20 लाख रुपए डॉक्टर शाहीन को भिजवाए थे। जांच एजेंसी अब इस हवाला नेटवर्क के किरदारों को गिरफ्त में लेने की कोशिश में जुटी है। अब तक की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि मार्च 2022 में डॉक्टर शाहीन तुर्की भी गई थी, जहां उसने अपने आतंकी आकाओं से मुलाकात भी की थी। डॉक्टर शाहीन जिस तरह से आतंकी नेटवर्क को हैंडल कर रही थी, उससे यह भी साबित हो रहा है कि अपने विदेशी दौरों के दौरान ही मैडम सर्जन ने आतंकी कैंप में ट्रेनिंग भी ली। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंकियों पर जांच एजेंसियों का बुलडोजर एक्शन चल रहा है तो देश में अवैध मस्जिदों के खिलाफ भी बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर एक्शन की ऐसी ही तस्वीरें गुजरात के गांधीनगर से सामने आई हैं, जहां दादा के बुलडोजर ने कब्जा गैंग की अवैध मस्जिद और मजार को मिट्टी में मिला दिया।
1, 2, 3 अवैध मस्जिद के सामने गरजते इन 3 बुलडोजर ने अवैध मस्जिद की नींव हिलाकर रख दी। पहले बुलडोजर के पीले पंजे ने मस्जिद के छज्जे पर जोरदार प्रहार किया, तो वहीं दूसरे बुलडोजर ने मस्जिद की सीढ़ियों को ईंट दर ईंट उखाड़ना शुरू कर दिया। तीसरे बुलडोजर ने भी कब्जा गैंग के अवैध पिलर पर जोरदार प्रहार करके इस अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। मस्जिद के बाद नंबर आया इस अवैध मजार का। बुलडोजर के पहले ही वार में मजार की छत टूट गई और दूसरे वार की गूंज इतनी तेज थी कि जमीन पर बड़ा टिन शेड कांप उठा। ये तस्वीरें गुजरात के गांधी नगर की है, जहां दादा का बुलडोजर कब्जा गैंग के मंसूबों को मिट्टी में मिला रहा है। सरकार की बेशकीमती जमीन को भाईजान के कब्जे से मुक्त करा रहा है। जानकारी के मुताबिक गांधीनगर के सेक्टर 10 इलाके में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 अवैध इमारतें बना दी गई थी, जिनमें मस्जिद और मज़ारें भी शामिल थी। कब्जा गैंग ने यह निर्माण साबरमती नदी से कुछ ही दूरी पर किया था। सरकारी दस्तावेजों में यह जमीन आज भी राजस्व विभाग के नाम है, लेकिन वक्फ की मनमानी का सहारा लेकर भाईजान ने यहाँ मस्जिद और मजार बना ली और सरकारी जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। हर 40 दिन में पाकिस्तान दहलेगा। बिल्कुल सही सुना। हर 40 दिन में भारत समंदर में ऐसा कमाल कर रहा है कि पाकिस्तान भी हैरान है, बेहद परेशान है। पिछले कुछ समय से भारत हर 40 दिन के अंदर समंदर में नया युद्धपोत लॉन्च कर रहा है। अब बारी है दुश्मन की पनडुब्बी का सर्वनाश करने वाले INS माहे की। बस आज से 7 दिन बाद भारतीय नौसेना को नई ताकत मिल जाएगी और पाकिस्तान की हो जाएगी हालत खराब। समंदर में वो आ रहा है। पाकिस्तान को काल के दर्शन होंगे। ये मिसाइल भी दागेगा, इससे टॉर्पीडो भी निकलेंगे। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बस समंदर में उसके उतरने का इंतजार है। INS माहे। भारतीय नौसेना की ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है जब उसके जंगी बेड़े में नया युद्धपोत INS माहे शामिल होगा। नौसेना की नई ताकत INS माहे देखने में जितना विशाल है, उतना ही ताकतवर भी। युद्धपोत की क्षमता के बारे में सुनकर पड़ोसी देश में अभी से हड़कंप मच गया है। INS माहे एंटी सबमरीन वॉरशिप है, मतलब ये दुश्मन देशों की पनडुब्बी को समंदर के अंदर ही सूंघ लेगा। और न सिर्फ पनडुब्बी को ढूंढ लेगा, बल्कि समंदर के अंदर उस पनडुब्बी की समाधि बनाने की भी ताकत इसके पास है। ये वॉरशिप हल्के टॉर्पीडो, एंटी सबमरीन मिसाइल, मोस्ट एडवांस्ड सोनार और रडार सिस्टम से लैस है। सबसे गर्व की बात यह है कि INS माहे को लेकर बनाने में 80% से भी ज्यादा स्वदेशी सामान का इस्तेमाल हुआ है। जब हम डिसाइड कर चुके हैं कि फ्यूचर में इंडियन नेवी के लिए कोई भी जहाज विदेश में नहीं बनेगा, हम अपने जहाज स्वयं ही भारत में बनाएंगे। 24 नवंबर को INS माहे युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। मतलब 24 नवंबर से पाकिस्तानी आर्मी के दिमाग में दहशत का नया नाम INS माहे भी फिट हो जाएगा। वैसे पाकिस्तान को दहशत में डालने के लिए यहाँ एक और बात बताना जरूरी है कि INS माहे क्लास की ऐसी एक नहीं बल्कि 8 युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। वैसे भी भारतीय नौसेना का लक्ष्य हर 40 दिन में एक नया युद्धपोत शामिल कराने का है। 26 अगस्त को नौसेना में शामिल हुआ था युद्धपोत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। इसके 40 दिन बाद 6 अक्टूबर को INS आंद्रोथ इंडियन नेवी में शामिल किया गया था और अब बारी है INS माहे की।
INS माहे के नेवी में शामिल होने के बाद फिर किसी नए युद्धपोत की बारी आएगी। पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक नेवी के पास करीब 135 से भी ज्यादा वॉरशिप मौजूद है। 2035 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 175 पहुंचाना है। एक अनुमान के मुताबिक अभी अलग अलग कैटेगरी के 50 वॉरशिप तैयार किए जा रहे हैं। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई करीब 11,000 किलोमीटर है, जो बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर और अरब सागर तक है। इनकी सुरक्षा के लिए नौसेना अब विदेशों पर नहीं बल्कि स्वदेशी तकनीक को हथियार बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश में अगले 24 घंटे मोहम्मद यूनुस पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। वहां आज कुछ बड़ी अनहोनी हो सकती है क्योंकि शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद वहां भड़की हिंसा और तेज हो सकती है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। डरे हुए मोहम्मद यूनुस ने तो प्रदर्शनकारियों को गोली मारने तक के आदेश दे दिए हैं। सेना को भी उतार दिया गया है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूनुस की कुर्सी भी उसी आरोप में छिन जाए जिस आरोप का सहारा लेकर उन्होंने शेख हसीना को फांसी की सजा दिलवाई है। जब कोई तानाशाह झूठे मुकदमे में चुनी हुई प्रधानमंत्री को फांसी की सजा देता है तो अवाम इसी तरह भड़क उठती है। बांग्लादेश फिर सुलग रहा है। शहर शहर लोग सड़क पर हैं, आगजनी कर रहे हैं। इस आक्रोश की वजह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ आया वो फैसला है जिसमें उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। यूनुस सरकार ने जिस तरह छात्र आंदोलन की आड़ में लोकतंत्र का दमन किया है उससे शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग गुस्से में है। फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत तो शनिवार रात को ही हो गई थी जब ढाका में 2 बसों को आग लगा दी गई। कई जगह धमाके भी हुए और पुलिस प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत में कई लोग मारे भी जा चुके हैं। हालात हाथ से निकलता देख यूनुस सरकार डर गई है। इसलिए पुलिस के साथ सेना और बॉर्डर गार्ड के जरिए जनता के गुस्से को कुचलने की कोशिश कर रही है। लेकिन यूनुस शायद भूल चुके हैं जिस छात्र आंदोलन के जरिए उन्होंने शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया था उसी तरह जनता के आक्रोश से उनकी भी गद्दी जा सकती है। वैसे यूनुस सरकार की साजिश आज आखिरकार कामयाब हो ही गई। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सजा सुना दी। ये सजा उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के जुर्म में सुनाई गई, जबकि पूर्व गृह मंत्री असदुज़्ज़मा खान को भी सजाए मौत की सजा मुकर्रर की गई। शेख हसीना के खिलाफ 6 मामले दर्ज थे। पहला मामला पिछले साल प्रदर्शनकारियों के दमन, हत्या और हत्या की साजिश का था। उनके खिलाफ दूसरा केस प्रदर्शनकारियों के संहार के आदेश के आरोप में चलाया गया था, जबकि तीसरा मुकदमा प्रदर्शनकारियों पर भड़काऊ टिप्पणी को लेकर था। चौथा केस प्रदर्शन में 6 निहत्तों की हत्या का था, जबकि छठा केस हत्या रोकने में विफलता और साजिश के आरोप को लेकर था। चूंकि शेख हसीना यूनुस के सत्ता संभालने से पहले ही देश छोड़ चुकी थी, इसलिए यूनुस सरकार ने भाड़े के गवाहों के जरिए वैसे सबूत जुटा लिए थे जिससे कानून की आंखों में आसानी से धूल झोंका जा सकता है। क्योंकि इसी फैसले की आशंका शेख हसीना को थी, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने ऑडियो मैसेज के जरिए समर्थकों से आंदोलन तेज करने का आह्वान कर दिया। यूनुस सरकार ने शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध लगा रखा है। वो भले ही अगले साल चुनाव करवाने का दावा कर रही है, लेकिन असली खेल शेख हसीना
और उनकी पार्टी को बांग्लादेश से हमेशा बेदखल करने का है। इसलिए सजाए मौत के फैसले से अवामी लीग को कमजोर किया जा रहा है। शायद यूनुस सरकार भूल रही है कि जिस जनता को भड़काकर वो सत्ता हासिल कर सकते हैं, वही जनता उनका भी बोरिया बिस्तर बांध सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में बलोच विद्रोही मुनीर की सेना को ट्रेन से जहन्नुम पहुंचा रहे हैं। बलोच विद्रोहियों ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर आईडी ब्लास्ट के जरिए हमला किया। बताया जा रहा है कि इसमें 26 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। मुनीर की सेना को बलोच विद्रोहियों ने पहले भी जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके सबक सिखाया है। अब फिर से बलूच रिपब्लिक गार्ड्स ने ऐलान कर दिया है कि आजादी मिलने तक ऐसे हमले जारी रहेंगे। जिस समय पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के दौरे पर आए, जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह द्वितीय को अपनी सेना की ताकत दिखा रहा था, ठीक उसी वक्त बलूच विद्रोहियों ने उसकी सेना के 26 सैनिकों का जहन्नुम का टिकट काट दिया। बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने सिबी जिले के नसीराबाद इलाके में एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाकर खौफनाक हमला किया। क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को आईडी ब्लास्ट का निशाना बनाया गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई बोगियां पटरी से उतर गईं। बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि बलूचिस्तान के आजाद होने तक ऐसे हमले जारी रहेंगे। बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक पर आईडी ब्लास्ट के अलावा हथियारों से लैस बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने दूर से ट्रेन पर 4 रॉकेट भी दागे। गनीमत रही कि रॉकेट बोगी से नहीं टकराई, वरना और ज्यादा जाने जा सकती थी। ये पहला मौका नहीं है जब जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया हो। बलूच लड़ाकों ने पहले भी इस ट्रेन को निशाना बनाया है। 7 अक्टूबर 2025 सिंध के शिकारपुर जिले में सुल्तान कोट के पास रेलवे ट्रैक पर विस्फोट कर हमला किया गया। 24 सितंबर 2025 बलूचिस्तान के मस्तूम के दश्त इलाके में रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट कर ट्रेन को निशाना बनाया गया। 10 अगस्त 2025 मस्तूम जिले में आईडी ब्लास्ट के कारण ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। 4 अगस्त 2025 ट्रेन की बोगियों पर कोलपुर इलाके में बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। जून 2025 सिंध के जैकोबाबाद में ट्रेन को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया और 11 मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया। 26 लोगों की मौत हुई।